टीईटी 2014 का ही है। पेपर वन का इंग्लिश है। तो फर्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन है। द प्लेस वेयर टाइगर लिव्स इज कॉल्ड। जहां पर शेर रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। कॉन्वेंट, केनल, लेयर और स्टेबल। तब स्टेबल क्या, स्टेबल यानी कि घोड़े रखने की जगह क्या होता है स्टेबल। एक एक को हम देखते हैं। तो स्टेबल क्या होता है। देखो, घुड़साल अस्तबल। अ बिल्डिंग वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। जहां पर घोड़ों को रखा जाता है तो वो स्टेबल होता है। उसको मतलब स्टेबल। स्टेबल। तो स्टेबल ऐसा कहते हैं हम, और अस्तबल हिंदी में कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है लेयर। लेयर। तो लेयर क्या होता है। एक प्लेस होती है जहां पर आप छुपने की जगह वैसे तो रहती है, लेकिन एनिमल जहां पर रेस्ट करते हैं, हाइड करते हैं और सोते हैं, जैसे कि गुफा कह रहा है उसको। तो जंगली जानवरों के रहने, छुपने, सोने आदि की जगह गुफा। तो इसको कहा जा रहा है। अब पहले नहीं देखते प्लेस वेयर टाइगर लीव्स। तो हम इसको देखते हैं। तो अब इसमें तो देखिए हैबिटेट को फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको हम आगे लिख कर देखेंगे। देन केव्स विच मीन्स प्लेस ऑफ ओन सिक्योरिटी, रॉकी केव्स। तो वैसे तो रॉकी केव्स आते ही सबको पता है, लेकिन गुफा का एक ये लेयर एक दिमाग में रखना है। अब केनल क्या होता है देखेंगे। केनल स्ट्रक्चर ऑफ शेल्टर और डॉग्स। तो कुत्ते रखने की जगह या फिर ऐसे केनल, इसको कहा जाता है, इसको केनल। हाँ, उसको केनल ऐसे प्रोनाउंस करना है। कैनल। केनल इस तरह। और कॉन्वेंट जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। कॉन्वेंट गार्डन, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, नन्स, प्रेयर्स और रिलीजियस सिस्टर्स। ये नन जो है तो क्रिस क्रिश्चियनिटी में मरी हुई जो आत्मा जो रहती है नन, उसको मतलब एक मम्मी तो एक अलग होती है, लेकिन वो पढ़ाने वाले जो होते हैं इसको वेर मैनी टीचर्स आर नन्स। तो ऐसे जरूरी नहीं है, तो आपको लगेगा कि इसको हम देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन पहले। कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट जो है, अभी हम नन का देखते हैं। गॉथिक सुपर नेचर हॉरर फिल्म का नाम है नन, ये वाली। और रिलीजियस सिस्टर को भी नन कहा जाता है, ये भी इस तरह से, ये इस तरह नन। इस तरह। तो ये नन के ऊपर ये था। तो कॉन्वेंट में क्या होता है, स्क्वायर इन लंदन, ड्रग और रिलीजियस कम्युनिटी। फॉर एनिमल ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर हम may have cats, convent may have cats।
जू इन कॉन्वेंट स्ट्रीट, लेकिन वो जूलॉजिकल गार्डन में आ रहा है। कॉन्वेंट स्कूल ये एक अलग होता है। अभी देखिए इसके हिसाब से तो ये दिख रहा है कॉन्वेंट डॉग ये कैट्स के हिसाब से रखने का। कहना नहीं बताया ना सर। कॉन्वेंट कैट को भी कह रहे हैं यहाँ पर। और ब्लू हाउस कॉन्वेंट जहाँ पर मुर्गे पालन वगैरह भी दिख रहा है। तो ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको आंसर की के हिसाब से। तो हमको क्या लग रहा है कि लहर हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आंसर की के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो उल्टा भी आता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसका है थर्ड, अंग्रेजी भाषा पहले का तीसरा। इस तरह हो गया। तो लहर मतलब ये क्या हो गया कि गुफा अभी आ जा रहा है और छिपने की जगह इस तरह से। आपकी तरफ साइड देखना। इसमें सेट का मसला नहीं। ठीक है ना वो। हाँ, ये मराठी भाषा उर्दू भाषा ऐसा है। हाँ। हाँ, तो अब इसके बाद है कि नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब इस। नाउन फॉर्म डिस्क्राइब का क्या होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है कि तफसील। डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल अलग हो गया। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो इसमें से कौन सा होगा दोनों में से, वन या फोर्थ? डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर TION है और यहाँ पर शन है, तो ये पहला देखते हैं हम कि क्या ये सही है। तो फर्स्ट इज राइट। उसके बाद है चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ग्रामेटिकली जो करेक्ट है इनमें से तो उसको देखना है। प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम। प्लीज एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम, मतलब वो जुड़ा ही नहीं करके पढ़ने में भी नहीं आया। प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम। टू मी ये भी अलग आ रहा है। प्लीज एक्सप्लेन विथ मी, तो प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम ये थोड़ा अलग आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या है। उसका थर्ड आ रहा है। थर्ड क्या है, प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम। मुझे मतलब मुझको, एक्सप्लेन मी मतलब मुझे समझा दो। प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, मुझे एक्सप्लेन करो। और द प्रॉब्लम मतलब किसको नहीं आ रहा। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है, बोलना अलग हो जाता है। जैसे कि हाँ ग्रामेटिकली, सादा अल्फाज में वो फर्स्ट वाला सेंटेंस बोलते हैं। हाँ अक्सर मतलब लोग उसको डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं, प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम। तो एक्सप्लेन मी, मुझे एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम ऐसा कहना है, वो बता रहे हैं। तो ये रूटीन भी बना लेना है हमको बोलने की। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग बाय चूजिंग करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। के कंप्लीट करना सेंटेंस को न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से और इस फॉलोइंग हेडिंग में चूज करके वर्ब को अल्टरनेटिव से। तो ये क्या है कि अ कप ऑफ कॉफी कट्स रिस्क ऑफ डायबिटीज बाय 77%। एक कप ऑफ कॉफी जो है तो कट करती है रिस्क, मतलब कम कर देती है रिस्क ऑफ डायबिटीज को। कितने से घटाती है, 7% से घटा देती है। तो उसमें क्या है कि एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी डैश बाय 7% हेड कट, कि कर चुकी थी रिस्क ऑफ डायबिटीज, विल सून कट, कि आगे चलकर कट कर देंगी। तो आगे की बात नहीं की गई, कट्स लिखा है मतलब आमतौर से करती है। कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज, कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कट्स था तो यहाँ पर भी कट्स आएगा, ऐसा लगता है अक्सर कि कट्स करेगा। और एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप, तो एवरी मतलब ज्यादा में आ गया। तो एवरी एक्स्ट्रा कप, हर जायद कप ऑफ कॉफी, तो क्या वो थर्ड हो जाएगा? मतलब ये पूछने का मतलब ही उनका होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जवाब को देने की कोशिश करते हैं तो फोर्थ हो रहा है। मतलब क्या होता है कभी कभार के घुमा के रहता है। कुछ लोगों को क्या लगेगा कि कप की जमा एवरी एक्स्ट्रा कप, तो ये हर जायद कप, जो कि ऐसा लग रहा है कि जमा हो जाएगा। अगर जमा होता, कप्स अगर आता वहां पर, तो फिर कट्स नहीं आता था, कट आ जाता था। लेकिन कप अगर है तो सिंगुलर है,
जिसके साथ में हम लगाते हैं एस कट्स, जो कि हमने टेंसेस के वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ। वो वीडियोस एक मरतबा और आपको भेज देंगे, तो वो पूरे कंप्लीट कर लेना है, पूरे टेंसेस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज बाय 7%। अब उसके बाद है नेक्स्ट, द यंग वन ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड। मतलब जो घोड़ा है उसका यंग वन को क्या कहते हैं? जैसे कि अब इंसानों में मतलब बूढ़ा आदमी, अधेड़ उम्र और यूथ, ऐसे नाम भी अलग अलग रखे, एडोलिसेंस वगैरह, इन्फेंसी पीरियड, पीरियड्स के भी नाम है। उसके अलावा जो है तो हॉर्स का छोटा, और उसी तरह से मतलब बकरी अगर है तो बकरी के बच्चे को किड कहेंगे। इंसान के बच्चे को इत्तेफाक से किड कहते हैं। और हॉर्स के बच्चे को क्या कहेंगे, कप्स किसको कहेंगे, कैट अगर है तो किटन हो जाएगा। तो ये सबकी स्टडी आपको करना होगी, कैट, किटन। फिर हॉर्स का क्या रहेगा, तो क्या कहते हैं इसको? तो कोल्ड कहेंगे, फॉन, पॉकलिंग या कब। तो क्या है सेकंड? सेकंड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम सही है क्या। तो सही जवाब है, तो कोल्ड कहते हैं उसको। इसका प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे। cold, तो कोल्ड कहा जाएगा। और उसके अलावा कब मतलब क्या होता है? ये किसका बच्चा है, कब? तो कब जो है तो एनिमल एसम डालते, ये देखिए शेर का बच्चा। हाँ, कौन सा? मतलब कब। कब? हाँ, तो ये शेर का बच्चा। उसके बाद कौन। आधे लोग इंस्टा देख देख के मेरा बच्चा ही कह दे रहे हैं। कौन का मतलब है हेरन का बच्चा। कौन? कौन, pond, इस तरह। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? पॉकलिंग। okay, तो पॉक का जैसे हम कहते हैं कि मतलब पिग, तो पिग का बच्चा, स्मॉल पिग को पॉकलिंग कहेंगे, इस तरह। और इसको देखने की जरूरत भी नहीं। हाँ। नेक्स्ट है, रीअरेंज करना है गिवन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सो एज टू फॉर्म द मोस्ट कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज करना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बनाने के लिए कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। अशोका वॉज सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल किस तरह, अशोका सक्सेसफुल कामयाब क्यों हुआ? PQRS की सीरीज है जिसमें से उसको अरेंज करना है। बाय द cruelty and horrors of war that he renounced it. He was so disgusted in these military operations and alone among conquerors. तो इसका देखिए, बाय द क्रुएल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। क्रुएल्टी मतलब क्या है, मतलब क्या निकलेगा क्रुएल्टी का? मतलब हाउ क्रूएल बोलते हैं ना, कितना जालिम है, ऐसा। तो क्रुएल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, कि उसके डर से, वॉर से, ही रिनाउंस्ड इट, यानी उसने तर्क कर दिया, छोड़ दिया उसे। और ही वॉज सो डिस्गस्टेड, ये बहुत ज्यादा नागवार था या शर्मनाक था, इन दिस मिलिट्री ऑपरेशंस में, एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स। कॉन्करर मतलब जो फतह करते तो फातेहीन में से। तो कैसे हो जाएगा, अशोका वॉज सक्सेसफुल, तो आर इन दिस मिलिट्री ऑपरेशंस एस, एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स, और फातेहीन में अकेला, ही वॉज सो डिस्गस्टेड, ये बहुत नागवार था कि बाय द क्यूरल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वॉर दैट ही रिनाउंस इट, के हॉरर और जुल्म को डर कर उसने छोड़ दिया, मतलब इस तरह से। अशोका वॉज सक्सेसफुल इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स, के उन लोगों से जो दूसरे फातेहीन थे उन्होंने छोड़ दिया था, तो ये अकेला ही सक्सेसफुल था, एंड अलोन अमंग,
ऐसे में आ रहा है कुछ। द क्राई ऑफ द आउल्स इज कॉल्ड, आउल मतलब क्या होता है? उल्लू। उल्लू। और नाइट ऑल मतलब जो रात में रात जागता में है जागने वाला। उसको नाइट ऑल बोलते हैं, किसी किसी को ऐसा बोलने में। तो द क्राई ऑफ द आउल्स इज कॉल्ड, कि जो उल्लू रोते हैं उसे क्या कहा जाता है? हूट, क्रॉक, ग्रंट, स्क्रीम। स्क्रीम तो चिल्लाने चीखने में होता है। अभी सबका हमें देखना होगा कि हूट क्या होता है। हूट एनिमल। तो हूट किसकी आवाज है पहले देखेंगे। हूट ऑफ एन आउल साउंड एवरी मच लाइक द वर्ड हूट। म्यूजिकल कॉल होती है आउल जो मेक करता है। गाना। तो हम उसे एनिमल साउंड यहाँ पर है, आउल साउंड हूट। तो उसको सुनकर भी देख लेंगे। करना ही था। ये हो गई हूट की आवाज। हूट की नहीं, मतलब उल्लू के हूट की। रूट। हाँ। और क्रोक, तो क्रोक का देखते हैं। तो क्रॉक एनिमल के साउंड, ये क्रॉक जैसे कि क्रॉक की आवाज। अब इसको जरूरी नहीं है सुनने की जरूरत। हाँ क्रॉक। यार से मैं इतने लोगों का फॉलो कर। तो एक क्रॉक की आवाज इसकी। उसके बाद में अब है ग्रंट। ग्रंट किसकी आवाज आती है? ग्रंट। इसको पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि क्या रहेगा। तो ग्रंट। ग्रांट। हाँ, तो ये कौन से एनिमल के साउंड है बोलिए? शॉर्ट डीप एनिमल, पिग्स वगैरह जैसे होते हैं। तो पिग्स वगैरह की आवाज और शॉर्ट डीप एनिमल को कहते हैं ग्रंट की आवाज होती है, जैसे पिग की साउंड ग्रंट साउंड। या फिर जो लेजी एनिमल भी होते हैं, ये सारों की आवाज ये ग्रंट की आ सकती है। तो और कभी कभार गोरिल्ला में भी आता है साउंड ऑफ गोरिल्ला ग्रंटिंग ऐसे। क्रोकोडाइल कभी कभी कभार उसमें आ गया, तो ग्रंट की साउंड। अब देखिए साउंड की है अगर बात चल रही है तो एक लिस्ट ऑफ साउंड एनिमल्स को हमें देख लेना होगा। साउंड एनिमल्स की लिस्ट। बैट की जो है तो स्क्रीच है। बैट की स्क्रीच। बियर की जो है तो क्या है? ग्रॉल। और बी की जो है तो बस ये हम वाली आवाज है। लैम की ब्लीट है, ब्लीड ब्लीड। कैमल की ग्रंट, कैमल में भी ग्रंट आता है देखिए ऊंट में। कैट में म्याओ म्याओ की आवाज है, या फिर पर इस तरह से भी आती है। और ये काऊ की मुंह वाली। बुल की जो है तो बिलो ऐसा। उसी तरह से चिकन की क्लक आती है, क्लक क्लक करके। चिक की चीप ऐसी आवाज। चिंपैंजी की स्क्रीम, जो स्क्रीम जो ऑप्शन आया है नेक्स्ट वाला जो स्क्रीम था, तो स्क्रीमिंग जो है तो चिंपैंजी में आ गया। और उसी तरह से कॉक या रूस्टर की आवाज को अगर देखेंगे, तो कॉक या रोस्टर की आवाज जो आती है तो वो क्रो या अ, मतलब कॉकर डूडल डू इस तरह से ऐसी आती है। फिर जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट बोले तो क्रिकेट मैच वाला नहीं, जो कि टिड्डा जो होता है, तो उसकी चर्प की आवाज आती है। घास चरने वाले एनिमल की भी चर्पिंग की आवाज आती है, चर्पिंग वगैरह की। या नहीं, चर्प मतलब चहचहाने टाइप में भी आता है, तो बर्ड्स की आती है चर्प, चर्प वाली। तो क्रिकेट की भी चर्प की आवाज आती है। फिर जो क्रो है, क्रो, क्रो की आवाज कौन सी रहेगी? ये जो है तो हाँ काव की आवाज। और उसके बाद डॉग की जो है तो बार्क किया वो। फिर डॉल्फिन अगर है तो डॉल्फिन की क्लिक आवाज, डोंकी की ब्रे, डव की पू है,
डक का क्वैक, एलिफेंट का ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट साउंड अगर आता है तो एलिफेंट की साउंड, फॉक्स की येल्प है, फ्रॉग अगर है तो क्रोक, अभी जो हमने देखा। गूस जो है तो कैकल, गोट की ब्लीट, कंगारू की कॉटल, और जो है तो बर्ड की विसल या वेबल। बर्ड्स अगर है तो विसल। तो चर्पिंग साउंड में भी कभी कभार ऐसा लगता है, चर्प। तो इसको हम अलग से देखते हैं, चर्प। चर्पिंग, चर्प साउंड के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, बर्ड चर्पिंग, तो बर्ड्स में भी आता है चर्प। और हालांकि कभी कभार विसल या वाबल में भी आता है कंगारू का, ये जो है तो कॉटल। लायन की रोरिंग आएंगी, जबकि मंकी की स्क्रीच या चैटर या वूफ। मस्कीटो की वाइन आती है। वॉल्फ की हॉल या क्राई। हाउल की जो है तो हुट या श्रीक भी आ सकता है, जैसे कि अभी हमने हुट का देखा, लेकिन कल को अगर श्रीक आ गया तो वो भी आउल की साउंड है। रैबिट की स्क्वीक है। तो ये सब साउंड जो है तो जरूरी है। और स्क्रीम जो अगला है तो मेड बाय चिंपैंजीज। तो चिंपैंजीज का जो है तो स्क्रीम आ जाता है इस तरह। तो ये साउंड्स थे एनिमल्स के। उसके बाद चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो गिवन बिलो में से करेक्ट स्पेल्ड आउट वर्ड देखना है। हिपोक्रेन, हाइपोक्रेसी और हाइपोक्राइसिस, क्राइसी या फिर हाइपोक्राइसी। तो इसमें से सही स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें से? तो ये पहले वर्ड क्या होता है वो भी हम देखेंगे, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। तो अभी देखिए, इससे पहले का जो है तो वन था, जो कि हुट हो गया था। और उसके बाद में है टू, जो कि है हाइपोक्राइसी। अब हाइपोक्राइसी क्या होता है वो देखते हैं। हाइपोक्राइसी, तो हाइपोक्राइसी का क्या मीनिंग होता है? जिसको हाई नहीं कहते, मैं हिपोक्रेसी, Hypocrisy. हिपोक्रेसी ऐसे प्रोनाउंस करना है, हिपोक्रेसी। Hypocrisy. हिपोक्रेसी, बिहेवियर इन विच somebody pretend to have moral standards or opinion that he or she does not really have। कि वास्तविकता के विपरीत उच्च नैतिक मानदंड और व्यवहार का ढोंग रचना पाखंड ढोंग मिथ्याचार को कहते हैं। जिसको हम उर्दू में देखते हैं मुनाफिकत। जिसे मुनाफिकत रखना, मुनाफिक कौन होता है कि ढोंग करता है। जैसा कि पहले जमाने में इस्लाम में मुनाफिक थे, तो मुनाफिक किसको कहते थे? जो दिखावे के लिए करता था, रियाकाराना अमल, कि नमाज को आ रहा है लेकिन बुत जो है तो बगल में दबा कर आया है। तो मतलब मुनाफिकत। तो मुनाफिक होना, ये सारी चीजें ऐसी होती है। मकर, ढोंग, झूठ, मक्कारी, ये सब जो है तो हिपोक्रेसी इसमें आ जाता है, फरेब में भी आता है। Hypocrisy. और कभी कभार उसको हापोक्रेसी ऐसे में भी प्रोनाउंस आ जा रहा है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन हमने देखा था, Hypocrisy. हिपोक्रेसी, इस तरह से। तो ये उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, याद रख लीजिए। हाँ, ही आएगा उसमें, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे या तो इसमें कंफ्यूज होंगे। हिपोक्रेसी देखो, पढ़ने में ऐसा है हिपोक्रेसी, लेकिन लिखने में ऐसा है। और क्राइम तो नहीं है, और क्राइसी में यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप कौन सा था। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि आई आना है इसमें, हिपोक्रेसी। नेम देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जैसे कि बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं इंग्लिश में, चाहे वो लैंग्वेज वन हो, लैंग्वेज टू का हो इंग्लिश, या सीटेट का हो, या कोई भी दुनिया का इंग्लिश हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, सबका एक ही रहेगा। तो नेम देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये टाइट में भी आता है, TIT में सारी चीजें। इन द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस विच इज अंडरलाइन, अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड है उसको जो है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जनरली ब्यूटी ड्वेल्स इन फॉर्म। जनरली ब्यूटी, आमतौर पर ब्यूटी जो होती है ड्वेल्स होती है इन फॉर्म। ड्वेल का मतलब क्या होता है? ड्वेल्स, ड्वेल मतलब क्या होता है कि लिव और स्टे इन प्लेस, स्थान पर रहना, मतलब रहना। मतलब क्या हो जा रहा है कि खूबसूरती रहना, मतलब बाकी रहना। ड्वेल्स इन फॉर्म। कॉमन नाउन है ब्यूटी, या कलेक्टिव है, या प्रॉपर है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है?
अब आपको नाउन के टाइप्स पढ़ने की जरूरत हो। इससे पहले हमने जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का भेजा था, एक अलग से प्लेलिस्ट भी है। अगर उस दिन इसे लिखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो टेंसेस पर भी है और इसके ऊपर भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, आम नाम, और राम नाम नहीं। आम नाम आम नहीं नाम, होने आम ही हाँ, बोल सकते आधे उधर से सबकी है बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब जमा किया हुआ नाउन। तो कलेक्टिव नाउन यानी कि जमा जिसमें आ जाएंगी। और प्रॉपर नाउन मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर उसी का नाम लिया गया जब। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वगैरह आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक बार हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, नाउन गुडनेस या फ्रीडम में आता है, क्वालिटी में। जैसे कि गुडनेस फ्रीडम किसका भाव अथवा सामान्य गुण का बोध होता है, ना किसी भौतिक वस्तु का। जैसा आजादी या ना खुसूसियत हो रही है फिजिकल, ना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है। आजादी एक अपनी जगह आजादी है, ऐसी चीज हो गई वो। एक आइडिया जनरल क्वालिटी हो गई गुडनेस, मतलब अच्छाई वगैरह। जैसे बोलते हैं ना, से बोलते हैं हाँ, सैडनेस, एनालिसिस। तो ये चीज है, ये बहुत सारे उसके अंदर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। लेजर पेन मतलब दर्द है, तो दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द ऐसा नहीं, ये देखो जा रहा दर्द, ये बैठा हुआ है यहाँ पर, उसको निकाल के फेंको। तो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये चीज है, फ्रीडम हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, लग्जरी, डेमोक्रेसी है, कम्युनिकेशन, ये सारे। कंफ्यूजन है, आई हैव एन अ कंफ्यूजन, मेरे पास एक कंफ्यूजन है, तो बोले बताओ कितना कंफ्यूजन है। हाँ, दिखने की चीज नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ही हो गया। तो ब्यूटी क्या, खूबसूरती इसमें रख देंगे आप। कभी कभार कंफ्यूज आता माइंड के, ब्यूटी यानी खूबसूरती, लेकिन खूबसूरती दिखती है मतलब डायरेक्टली। तो प्रॉपर मतलब जो इंसान का डायरेक्टली नाउन वगैरह जो भी चीजें रहेंगी वैसे। कलेक्टिव है, कॉमन। तब हम देखते हैं नाइन्थ का पहले जवाब क्या हो जाएगा। उसका है फोर्थ वाला। तो एब्स्ट्रैक्ट ही हो रहा है, मतलब ब्यूटीफुल होना एक अलग है, और ब्यूटी मतलब दो में कंफ्यूजन था। मतलब ब्यूटी यानी खूबसूरती, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में की कैटेगरी में आता है, कहा जा रहा है। जो कि हमने क्या देखा था, अभी लिस्ट में है या नहीं देख लेंगे। 6 more rows यहाँ पर है। इसमें। ऑनेस्टी, अब हमको ये देखना होगा, डेथ हो गया समझ लो, मौत, मौत आ गई, तो वो ऐसा नहीं कि अब उसको पानी वगैरह पिलाया, चाय पिलाई, मौत आई तो, मतलब बस आ गई, दिखती नहीं। तो हम देखते हैं कि ब्यूटी को क्यों रखा गया है। ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाई। यस, ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ये इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट के माइंड के ऊपर है। तो डेफिनेशन क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि नाउन होता है जो रेफर करता है एक आइडिया, जनरल क्वालिटी को, फिजिकल ऑब्जेक्ट के। तो एक्सप्लेनेशन क्यों है, ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज इट्स समथिंग दैट कांट बी सीन और टच्ड। कि ब्यूटी है अगर, तो जैसा खूबसूरती, खूबसूरती एक नाम है, बट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ उसको महसूस की जा सकती है, लेकिन टच नहीं की जा सकती। और मतलब हम लोग को क्या लग रहा था आमतौर से, कि ब्यूटीफुल कोई अगर है तो उसका चेहरा है तो शायद उसको छू सकते हैं। हाँ, तो उसको देखकर लग रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो ब्यूटीफुल बन जाएगा। लेकिन खूबसूरती जो है, हाँ, तो खूबसूरती को डायरेक्टली जो है, तो वो बता रहे हैं कि ये देखी नहीं जा सकती है, टच नहीं की जा सकती। अब आधे लोग बोलेंगे कि ब्यूटी ऐसे कैसे नहीं देखी जा सकती, जो बदसूरत है बदसूरत है, जो खूबसूरत है तो है, तो देखे इसलिए हमने ब्यूटी बोला है, इस तरह। तो वो ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ये खूबसूरत ब्यूटीफुल। जैसे ऐसा सूरत और सीरत भी रहता है, सीरत है मतलब हाँ, सीरत जैसा। और मुझे दिखने वाला फूल के हाँ, ब्यूटी है, फूल हाँ, मतलब थोड़ा ब्यूटी का एक ऐसा शब्द है कि माइंड के ऊपर का है, कि मतलब आधे लोगों को लगेंगे कि ब्यूटी है इसलिए तो दिख रही है, सूरत अच्छी बनी इसलिए तो ब्यूटीफुल उसको कह रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी देखी जा रही है, खूबसूरती। तो लेकिन उसका ग्रामर ये बताता है कि ये देखी या छुई नहीं जा सकती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है, ऐसे बता रहे हैं। कोई मतलब बोलते ना कि सीरत अंदर के अंदरूनी हाँ, लेकिन सीरत तो सीरत है, लेकिन सूरत से ब्यूटी है ना, हाँ हाँ, पर तो ये उसका मिसाल अपोजिट भी है। हाँ, अच्छी है मतलब। हाँ अच्छी है, लेकिन सीरत के लिए। लेकिन ऐसे सूरत के हिसाब से और कैसे समझ सकते हैं। और पढ़ते हैं उसके बारे में कि इट इज अ जनरल टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन बिकॉज यू कैन
नॉट टच और होल्ड ब्यूटी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अब ये चीज है कि अगर कोई ब्यूटीफुल है तो चलो आप रात में किसी की न्यूज आई कि फला शख्स की ब्यूटी चोरी हो गई रात में, उसकी खूबसूरती छीन ली गई, ऐसे। तो मतलब उसको उठाकर नहीं लेकर जा सकता, चोरी नहीं हो सकती, तो अब समझ में आ सकता है कि किसी की ब्यूटी को हम चुरा नहीं सकते। पैसा अगर है तो पैसा चुरा ले सकते हैं सामने वाला, थिंग्स चुरा सकता है। और इल्म भी फिर वैसे खजाना है जिसको चुरा नहीं सकता कुछ। तो एक इल्म भी हो गया। इल्म एक ऐसी दौलत जो इसे कोई चुरा नहीं सकता। इट जस्ट कैन बी फेल्ट एंड सीन बाय यू, क्या आप बस देख सकते हैं, उससे नजर लग सकती है एकदम, ये हसद हो सकता है, माशाल्लाह बोल सकते हैं। तो it is an abstract noun. Beauty is the noun that shows the quality, state, or property of being, which that satisfies only through being sensed. जो आपको सेंस हुआ। अब किसी किसी को ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कभी कभार कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि एज का उसका ऐसा पीरियड है कि उसको भैंस भी ब्यूटीफुल नजर आती है। तो एक वो एक अलग होता है, ब्लाइंडली ब्यूटी बोल के। तो वो एक अलग शक्ल हो गई, लेकिन ब्यूटी अपनी जगह एक ब्यूटी है। हाँ, तो अब ये समझ में आ गया। और कॉमन मतलब एक आम नाम जो होता था, आम नाम मतलब कॉमन नाउन, वही हर बार सबकी की आवाजें आ रही है। तो कॉमन मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे लैपटॉप, तो कोई भी लैपटॉप। और प्रॉपर नाउन अगर बोले कि एचपी का ही लैपटॉप चाहिए, यानी आई वांट अ लैपटॉप, तो कोई भी एक लैपटॉप उठा के दे दिए, एक साबुन दो, जाकर साबुन दे दिए सामने। एक प्रॉपर नाउन तो जो ब्रांड बनता है कि मतलब मुझे फला जगह क्लास लगाना है, फला सोप चाहिए, फला टूथपेस्ट, तो वो ब्रांडिंग के पीछे इसलिए पैसे इन्वेस्ट करते ज्यादा क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाए कि सामने वाला टूथपेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली एक मतलब प्रोडक्ट का नाम ले लेता है जाकर कोई भी। हाँ, तो उस तरह से कलेक्टिव नाउन अगर हो गया तो कलेक्टिव सिलेक्शन में, तब उसकी मिसाल क्या हो जाएंगी? जैसे कि चाबियों का गुच्छा। एक कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल बोलिए, मतलब जो कलेक्शन में ही एक जगह पे नाम है। फूलों का सर, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, सर फूलों का जैसा गुलदस्ता। बुके, हाँ, बुके कहा जाएगा। हर्ड हो गया एनिमल की, मतलब पूरे एक साथ में झुंड, फ्लॉक, स्वाम, शोल, इस तरह से। पीपल में ऑडियंस को कह दिया जाएगा, और मॉब कहा दिया जाएगा। हाँ, स्टाफ हो गया। ये बुके, बंच, पैर, सेट, इस तरह से बोर्ड, क्लास, कमेटी, फैमिली, ये सब हो जाएंगे। तो ये सारे चीजें हो गई। फिर अब swarm of bees, a fleet of ships, a flock of birds, a company, अ लगता है उसके साथ, a company of actors, लेकिन वो एक्टर्स से भरी हुई कंपनी है। a bunch of grapes and a litter of puppies, इस तरह से। तो ये आ जाता है। तो ये हो गया मतलब करेक्टिव का। अब है नेक्स्ट, करेक्ट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो। शोरमा खड़े हो लोग। हाँ, आधो को भूख लगे तो शोरमा पड़ा जा रहा है वहां पर, और आधो को शिरखुरमा भी दिख रहा था। सुकुमार, सुकुमार है वो। सुकुमार वॉज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो अब फर्स्ट पर्सन टू अराइव, एंड तो उसमें लगेगा नहीं, एक तो कॉन्सोनेंट है साउंड, उस वजह से नो आर्टिकल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम आर्टिकल लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आर्टिकल ही नहीं लगता, जैसे कि सुकुमार वॉज फर्स्ट पर्सन टू अराइव, सिंपल। द द फर्स्ट पर्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन, अ फर्स्ट पर्सन, तो पहला पर्सन में। तो हम देखते हैं, गलत जवाब का हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये है द। तो द सुकुमार वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, पहुंचने वाला पहला, तो द फर्स्ट, ऐसा उसको, क्योंकि टाइटल रैंकिंग वगैरह में द का इस्तेमाल आता है, रैंकिंग जब कहते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, तो रैंकिंग के अंदर आता है द। उसी तरह से स्पेशल चीजों में आता है। फिर कोई चीज जैसे कि एन ईगल वॉज पर्सिंग ऑन हिज हाइट्स, तो एक ईगल अपनी हाइट्स तक मतलब ऊंचाई पर मतलब क्या कर रहा था, सफर कर रहा था। लेकिन द ईगल, अब उसके बाद जब आएगा तो एंड से डायरेक्ट द हो जाएगा, बीच में अगर आ जाता है डायरेक्ट, तो कोई चीज को अगर रिपीट, अगर उसी के बारे में बात कर रहे हैं भले वो कॉमन हो, तो तब भी आपको द आर्टिकल को आप यूज कर सकते हो इस तरह। उसके बाद में नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन देखना है इसमें से सेंटेंस में। द रॉबर्ट्स ब्रोक डैश इज शॉप एंड लूटेड इट,
कि रॉबर्ट जो थे लुटेरे, उन्होंने ब्रोक इन हिज शॉप आएगा या ओपन हिज शॉप, ओपन किया उसकी शॉप को और लूटे। एंड इनटू इनटू हिज मतलब अंदर की तरफ, और नो प्रीपोजिशन, ब्रोक हिज शॉप डायरेक्ट डायरेक्ट। तभी प्री पोजिशन के ऊपर है। तो प्री पोजिशन मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब जगह। तो प्री पोजिशन उसके नाम में ही कि उससे पहले, कोई चीज से पहले जो दिशा या कोई लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल में आती है चीज, वो प्री पोजिशन हो जाता है। ब्रोक तो क्या हो जाएगा? उसका पहला और तीसरा दोनों सही है। इन और इनटू दोनों। द रॉबर्स ब्रोक इन हिज शॉप एंड लूटेड इट। और आमतौर से लोगों को क्या लग रहा था कि द रॉबर्ट्स ब्रोक, ओपन थोड़ा ऑड हो गया था ना, तो ओपन नहीं और नो प्रिपोजिशन भी नहीं, तो ब्रोक इन हिज शॉप एंड लूटेड इट। उसकी शॉप में मतलब उन्होंने तोड़फोड़ की और लूट लिया इस तरह। और आधो क्या लग रहा था, उसकी शॉप तोड़ दिया, तो नो प्रीपोजिशन आधे समझ रहे थे, क्योंकि प्रीपोजिशन है इसलिए तो पूछ रहा है ना प्रीपोजिशन है। तो नो प्रीपोजिशन इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैंक प्रीपोजिशन नहीं आएगा इसके लिए। लेकिन आर्टिकल में नो आर्टिकल ये आ सकता है कभी कभार, जरूरत जब ना हो। अब जैसा कभी कभार क्या होता है, करेक्ट द अल्टरनेटिव जो आता है आर्टिकल, क्या बोले? अगर ऐसा आता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो उसने अल्टरनेटिव पूछा, ये नहीं कहा चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो अगर वो ये कहेगा कि करेक्ट आर्टिकल को आप मतलब चूज करो, तो फिर आर्टिकल ही लगेगा। लेकिन अल्टरनेटिव पूछा तो फिर वो नो आर्टिकल भी आ सकता है। लेकिन अब उसने क्या बोला यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, अल्टरनेटिव नहीं कहा। तो प्रीपोजिशन कहा तो प्रीपोजिशन लगना ही है। तो इस वजह से नो प्रीपोजिशन इस तरह से नहीं। तो जो लोगों ने मतलब किस्मत से बदकिस्मती से इन और इनटू दोनों कर दिया कंफ्यूज होकर, तो दोनों सही हो गए। लेकिन दो ओएमआर शीट पे दो करके नहीं आना है, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई एक करना रहता है। तो आपने बहुत सोच के पहले क्वेश्चन पे टिक कर देना है, क्वेश्चन पेपर पर, और बाद में ओएमआर शीट पर जब वो सर्कल को फिल करना है तब आपको मार्क मिलेगा। उसकी भी प्रैक्टिस करना है जाने से पहले। उसके बाद है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। कि इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है? सायली सेड टू केतकी, लेट्स टेक अ टैक्सी नाउ। सायली ने केतकी से कहा कि चलो टैक्सी ले लेते हैं। तो पहला क्या है? हाँ, पहला क्या है कि सायली सजेस्ट किया, मतलब मशवरा दिया केतकी के कि उसने एक टैक्सी लेना चाहिए। सायली टोल्ड, मतलब यहाँ देखो सजेस्ट तीन में है और दूसरे में टोल्ड। तो कहा कि केतकी से कि दे शुड टेक अ टैक्सी नाउ, कि वो ले सकते हैं टैक्सी को। और सजेस्ट किया, मशवरा दिया कि दे शुड टेक अ टैक्सी देन, कि तब वो ले सकते। और शुड टेक अ टैक्सी देन, यहाँ पर वी शुड है, दे शुड मतलब उन्होंने, और इसने कहा कि लेट्स टेक, लेट्स गो, तो साथ में चलने की बात है तो वी आना चाहिए एक हिसाब से। हम टैक्सी कर लेते हैं मतलब। तो ये भी हो सकता है। और दे शुड मतलब ये कह रहा है कि उन्होंने लेना चाहिए, मतलब उन दोनों ने। ये डायरेक्ट फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट बनाना है तो वी मतलब हम आ जाएंगे, तो इनडायरेक्ट में फिर दे आना चाहिए। दे शुड कहा और मशवरा दिया, तो कहने में आ सकता है क्योंकि लेट्स करो बोलना है। यू शुड टेक अगर कहते थे तो मशवरा, तो हम गलत जवाब का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसका है फर्स्ट, कि साइली ने सजेस्ट किया, मशवरा दिया केतकी को, दैट, क्योंकि हमने कल कैसे पढ़ा था कि इनडायरेक्ट में दैट आता है, तो दैट दो जगह था, तो वी मतलब डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट। तो दैट आना जरूरी है, और यहाँ पर वी यानी कि डायरेक्ट हो गया था, तो इनडायरेक्ट में दैट। अब ये आंसर के हिसाब से सही था, क्योंकि कल वो दैट के हिसाब से गलत आ रहा था, तो ये सही है। उसमें कुछ आंसर थोड़े रॉन्ग थे। सर की रॉन्ग किसमें सर? हाँ दैट उसमें भी ही आस्क दैट फर्स्ट। हाँ। नेक्स्ट है कि चूज मोस्ट करेक्ट डिग्री सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। डिग्री सेंटेंस इसमें से लेना है, सेंटेंसेस में से।
तो कौन सा है? वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एस अभिजीत। कुछ ही लड़के इंडस्ट्रियस थे अभिजीत ठीक है। के जैसे। शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। एक ग्रेटेस्ट किंग रहे शिवाजी। मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमेन। नो अदर पॉलिसीज आर गुड एज ऑनेस्टी। बड़े सी बात। तो इसमें क्या है कि डिग्री सेंटेंस मतलब जैसे कि डिग्रीज जो होते हैं क्या क्या होती है? एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपेरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। जैसे कि गुड हो गया पॉजिटिव, और कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करने में जो आती है सब बेटर। तो बेटर आया तो देन आता है, बेटर देन, इससे ज्यादा अच्छा, तो कंपेरेटिव। और बेस्ट तो गुड बेटर बेस्ट। ऐसे जो तीन डिग्री मतलब कोई भी एक जो वर्ब होता है उसको रखकर या एडजेक्टिव को डायरेक्ट रखकर उसकी डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव की बेस पर, तो वो हो जाते हैं मतलब डिग्री सेंटेंस। तो डिग्री सेंटेंस मोस्ट करेक्ट क्या है बता रहे हैं? वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत। तो इंडस्ट्रियस तो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियस ऐसे होगा क्या? एज अभिजीत कंपेरेटिव अगर रखा जाए तो तीनों डिग्री में से आपको ये देखना है कि कॉमन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली डिग्री है जो फिट होती है तो वो कौन सी है। दूसरा है कि शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। तो ग्रेटेस्ट तो ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट ऐसा आता है क्या? तो ग्रेटेस्ट किंग था। ये सुपरलेटिव में आ जा रहा है अगर देखा जाए तो। मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमेन। तो मोर ज्यादा देन एनी अदर वुमेन। तो मनाली जो थी, मनाली ये रहने की जगह वाले मनाली नहीं है, मनाली लड़की वाली है। तो लड़की जो है तो ज्यादा इंटेलिजेंट है देन एनी अदर वुमेन। तो दूसरी औरतों से, हाँ, एनी अदर वुमेन। और नो अदर पॉलिसीज आर एज गुड एज ऑनेस्टी। कि ऑनेस्टी एक ऐसी पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नो अदर पॉलिसीज आर एज गुड एज। दूसरी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की ऑनेस्टी है ऐसी। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा? 13। सेकेंड। उसका पहला और दूसरा दोनों सही। तो वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस। के बहुत सारे कुछ ही लड़के इंडस्ट्रियस होते हैं जैसे कि अभिजीत। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? सर हाँ, इंडस्ट्रियस फर्स्ट वाला मैंने अभिजीत का थोड़ा रॉन्ग दे दी। बराबर, उन्होंने वो खुद कंफ्यूज थे। मेहनती इंडस्ट्रियस। Industrious. हाँ, अब उसको याद कैसे रखेंगे कि अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में क्या होती है? मेहनत। और इंडस्ट्रियस मेहनती, ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियस है अभिजीत। उसी तरह से कोई भी जैसा। और उसके बाद शिवाजी ग्रेटेस्ट किंग, तो ग्रेटेस्ट ही सुपरलेटिव डिग्री, तो दोनों भी सही हो गया। बाकी देन एनी अदर वुमेन मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, तो ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वॉज मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट थी देन एनी अदर वुमेन से। तो सिंपल सिंपल भी कह सकते थे कि वो इंटेलिजेंट थी आम जमाने में। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के बारे में कोई कहानी वगैरह लिख रहे तो दूसरों से ज्यादा जहीन थी, ऐसा कहने में आ रहा है। लेकिन वो उसको करेक्ट नहीं हो रहा। नो अदर पॉलिसीज। तो डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डायरेक्ट जो है वो कह दो, घुमा फिरा के मत कहो, इसका मतलब ही आ रहा है दोनों का। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई करना है द अंडरलाइन क्लॉज। तो क्लॉसेस हमने कौन कौन से देखे थे कि नॉन क्लॉज होता है एडजेक्टिव जिसकी तरफ वो इशारा हो जाए। जैसे कि टेल मी व्हाई यू डिड दिस। अब दिस की तरफ इशारा है, तुमने ये क्यों किया। तुम तो सब्जेक्ट आ गया। टेल मी जिससे भी वो मुखातिब है तो उससे पूछ रहा है कि तुमने ये क्यों किया। तो ये जो है तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्लॉज कौन सा हो सकता है इसमें? सेकेंड, राइट, नाउन क्लॉज। यू व्हाई यू डिड दिस, ये क्यों किया। तो फॉर द पर्पस ऑफ जो भी वो नाम लेगा तो नाउन क्लॉज के अंदर ये चीज आ जाएगी। जैसे कि इस पर्पस के लिए किया, या फिर फला चीज की जरूरत थी। फॉर चैरिटी अगर कहते थे तो चैरिटी के अगर नाम कि मतलब चैरिटी करने के लिए वो चीज किया है।
तो ऐसे में मतलब क्या हो जाएगा कि वो नाउन में आ जाएगा, नाउन क्लॉज। और अगर एडजेक्टिव आता था या एडवर्ब आता था तो वो चीजें अलग हो जाती थी। हाँ। उसके बाद में कि नेक्स्ट, कि चूज करेक्ट नो सूनर देन सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि है कि केडर वॉज थ्रेटेंड व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प। कि केडर जो है तो क्या था, डरा हुआ था, फ्राइटेंड था कि व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपास में एक घड़ी वाला कंपास भी आता है, या कोई भी कंपास जिसकी सुई जो है तो क्या हो गई, जंप हो गई। तो क्या हो जाएगा, डर लग जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई अजूबा घर में गए, किधर भी गए, आपके हाथ से कुछ डर निकल गया, जो कुछ गया, उसने जो है तो जाकर जो क्या बोलते हैं उसको, जेम्स वगैरह आते हैं तो वो उसका एक जेम्स उठा लिया और उसमें से जो है तो पूरा गिर गया। ऐसे कुछ चीज, या फिर ऐसी कोई चीज हो गई आपसे डायरेक्टली कि आप डर गए, एकदम खौफजदा हो गए। ये फिर कोई पुतला था, उसकी नाक वाक टेढ़ी हो गई या गिर गया वो आधा, फिर आप उसको पकड़ के खड़े। तो डर गया जब वो कंपास की सुई जो है तो जंप हुई, उछल गई। तो अब इसमें कैसे बनाएंगे आप, नो सूनर और देन लगाकर। नो सूनर वॉज केडर फ्रेटन, के केडर डरा ही था, ऐसा पहले डर डाल दिया जाएगा। देन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प, तो तब नीडल उछली। नो सूनर डिड केडर फ्रेटन देन द नीडल ऑफ कंपास जम्प, नो सूनर डिड द नीडल ऑफ कंपास जम्प। ये होना चाहिए कि जैसे ही सुई कंपास की जंप हुई, देन द केडर वॉज फ्राइटन। इस तरह से। तो थर्ड क्या हो सकता है, हम देखते हैं। ये वाली आंसर की के साथ इसमें थोड़ी सही चल रही है, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। राइट आ रहे हैं। हाँ, तो ये सही उन्होंने रखा है हाँ। पूरी आंसर की। मैं तो सब उल्टा पुल्टा था। तो जैसे ही पहले सुई उछलेंगे तब वो डरेंगे। उसके बाद है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव मतलब होता है कि बाय मी, बाय फायर, बाय लगता है। और एक्टिव में क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। तो जो जिस चीज के जरिए कोई चीज हुई तो उसको पैसिव रखा जाता है, उसको कहते हैं पैसिव, मतलब उसको बाजू रख दिया जाता है फिलहाल। ऐसे डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। कि मतलब सवाल है कि डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, क्या आग ने नुकसान नहीं पहुंचाया घर को, ये सवाल है। अब इसको पैसे बनाना है। डिडंट द हाउस डैमेज बाय द फायर, क्या घर नहीं जला या डैमेज नहीं हुआ फायर से। वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर, क्या नहीं हुआ था। डिड द हाउस नॉट डैमेज, डिड द हाउस नॉट डैमेज, बट द हाउस नॉट डैमेज बाय फायर। तो क्या लग रहा है, उसका है सेकंड। वॉज द हाउस मतलब हुआ था, क्योंकि ये आम चीज की बात हो जाएगी। डिड मतलब करता था, हमेशा से होते रहने में, सिंपल के हिसाब से। और वॉज मतलब पिछला, जब वॉज द हाउस क्या नहीं हो गया था, लगभग के हिसाब से। अब हेड नहीं आया उसके अंदर कंफ्यूज होने के लिए, तो वॉज। और डिडंट में हो चुका में भी आता है कभी कभार, डिडंट द हाउस डैमेज, तो हो चुका था में, ऐसे में भी आ जाता है। हेड में भी वैसे ही आता है। और डिड, जैसे कि खाना खाए, क्या आई डिड, मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया में भी आता है डिड। लेकिन तो डिडंट क्योंकि ऊपर तो था, लेकिन अब वॉज द हाउस नॉट डैमेज्ड बाय द फायर। अब आधों को ऐसा लग सकता है कि वॉज द हाउस नॉट डैमेजिंग, कि नहीं डैमेज हो रहा था, आईएनजी लगना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर की के हिसाब से बताया जा रहा है कि सेकंड होना चाहिए। वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर। तो उसके ग्रामर से आप जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उसके हिसाब से एक्टिव और पैसिव को पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। और कभी मौका मिला तो हम भी उसकी अलग से क्लास लेंगे, तो उसमें वो क्लियर हो जाएंगी चीजें कि उसके साथ कैसे आता है।
फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, कि ऐसा पार्ट ढूंढिए जिसमें मिस्टेक है। ही इज वेरी ब्लाइंड, वो बहुत ही ब्लाइंड है, टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स नो एरर। अब इसको टुकड़ों में रखा जाता है, जो कि TAIT में भी आता है, इसे स्पॉटिंग एरर, जो कि BEd की CT में भी आता है और हर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आता है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, जिसमें गलती है वो देखना है। ही इज वेरी ब्लाइंड, क्या पहले में गलती है कि ही इज वेरी ब्लाइंड, कि वेरी ब्लाइंड मतलब ज्यादा अंधा होना, ये क्या हो गया, ही इज ब्लाइंड डायरेक्टली, ऐसा लग सकता है। टू रीड, क्या टू रीड इन रीडिंग, ऐसा होना चाहिए, कुछ का दिमाग चला तो ये भी सोच सकता है वो। फिर उसी तरह से और क्या सोच सकता है कोई भी, कि द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स, ये द स्मॉल प्रिंट्स, ऐसा सोच सकता है सामने वाला। नो एरर, कुछ को लग सकता है कि बिल्कुल गलती नहीं है, वेरी ब्लाइंड है रीड करने स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। तो क्या है, स्पॉटिंग आउट द एरर। तो हम पहले देखते हैं कि इसका आंसर में क्या है, कि इसका है फोर्थ, एरर ही नहीं है, मतलब फोर्थ मतलब ये वाला नहीं, ए है, ए। ही इज वेरी ब्लाइंड, तो हाँ वही चीज के वेरी ब्लाइंड होना, ये कोई बात नहीं है कि बहुत ज्यादा अंधा होना। अंधा तो अंधा है, ज्यादा और कम अंधे का क्या है, कम अंधा रहेगा तो पूरा ब्लाइंड नहीं कहा जाएगा, विजुअल डिसेबिलिटी में आ जाएगा सिर्फ। तो टू रीड ये सही हो गया, टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स, के छोटे छोटे, स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स, छोटे अक्षर पढ़ने में स्मॉलेस्ट। तो इसमें एरर है 1 में। तो स्पॉटिंग एरर तो बहुत ज्यादा वो लगती है ग्रिप, जब जाकर आता है, नहीं तो एक, जैसे कि एक बता दिया गया, इसकी बेस पर हर बार जरूरी नहीं होता कि वही होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल दी गई थी ना, कहीं पर भी एरर निकल सकती है उसके लॉजिक से, तो उसमें बहुत मास्टरी होने की जरूरत होती है, इसको पर्टिकुलर अच्छा खासा टाइम देना होता है। उसके ऊपर भी कभी हम लेंगे क्लासेस, स्पॉटिंग एरर्स पर, या फिर पिछली वीडियो होता है वो भेज देते हैं आप। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ नेस्टी। तब नेस्टी का हम एक बार प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। गंदी, nasty, तो नेस्टी मतलब गंदी को कहते हैं। तो सिनोनिम क्या रहेगा, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, आरामदायक में कुछ आएगा, ना खुशगवार। unpleasant, हाँ, unpleasant, अनप्लेजेंट का ना खुशगवार। और जेन्युइन, इसको कैसे पढ़ते हैं, genuine, जेन्युइन, ऐसे प्रोनाउंसिएशन। कभी कभार पढ़ते पढ़ते में दिमाग से हट जाते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो जेन्युइन, जेन्युइन, जेन्युइन जो कहते हैं उसको याद कैसे रखेंगे आप, genuine, जेन्युइन रीजन, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन है क्या, तो लिखते ऐसा है इसको, और पढ़ने में जेन्युइन ऐसा। जय जवान जय किसान से आप याद रखना उसको, जेन्युइन, अगर आपको पढ़ना ना है तो जेन्युइन, नौ की जय हो आखिर तक। तो असल चीज को कहते हैं प्योर को। तो क्या नेस्टी गंदा मतलब ये, जेन्युइन ये इमोशन मतलब जज्बात, तो क्या हो सकता है, नेचुरल मतलब कुदरती, तो ना खुशगवार। तो फर्स्ट इज राइट। उसके बाद अपोजिट देखना है, अपोजिट किसका, पर्टिनेंट का। पर्टिनेंट, अब ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जिंदगी में किसी ने सुने ही नहीं थे ना पढ़े थे, तो इसलिए हम सीटेट में एडवाइस देते हैं कि हिंदी ले लो डायरेक्टली, क्योंकि ये इस तरह से आते हैं उसमें भी, इंग्लिश के। मुताल्लिका, pertinent, तो पर्टिनेंट मतलब मुताल्लिका, ताल्लुक, रिलेटेड। तो पर्टिनेंट का अपोजिट क्या होगा, अब उसके ऑप्शन में पता नहीं होता किसी को। अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब। अब देखिए अनप्लेजेंट जैसा था, तो प्लेजेंट है उसके अंदर एक, तो इसका क्या है, खुशगवार, प्लेजेंट खुशगवार। अब क्या है, एक्सट्रानियस, एक अजनबी, तो उसकी दोनों का अलग मतलब है। इसमें क्या है, एस, खारजी, ये खारजी अलग है।
extraneous, एक्सट्रेनियस ऐसा पढ़ेंगे उसको, एक्स्ट्रा डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, एक्सट्रेनियस। तो एक्सट्रेनियस मतलब खारिजी, खारिजी मतलब खारिज कर दे, निकाल दे। खारिजी दरवाजा वगैरह इस तरह से। तो एक्सट्रेनियस एग्जिट टाइप में याद रख लेना है। एंट्रेंस जैसे होता है, एंट्रेनियस एंट्रेंस, और एक्सट्रेनियस खारिजी। और ये क्या है? मामूली, paltry, पोल्ट्री। तो मामूली, तो अपोजिट। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या था? मुताल्लिका या रिलेटेड। पोल्ट्री का है गैर मामूली, एक्सट्रेनियस का खारिजी है। अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, खुशगवार भी। ये दो चीज तो मतलब उससे जुड़ रहे हैं, मुताल्लिका मतलब अप्रोप्रिएट मुनासिब। और पोल्ट्री मतलब क्या हो रहा है? पोल्ट्री का अभी जो देखें उसका है मामूली। वर्केज का क्या था सर? पर्टिनेंट मतलब मुताल्लिक। तो उसका फर्स्ट एक्सट्रेनियस, तो मुताल्लिक का रिलेटेड, और एक्सट्रेनियस मतलब एक्सक्लूडेड जैसा कहते हैं, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया, खारिज कर दिया गया, एक्सक्लूडेड। और इंक्लूड किया गया मतलब शामिल किया गया, इंक्लूड करना। तो पर्टिनेंट मतलब एक क्या था कि मुताल्लिक, ताल्लुक रखने वाला। तो अप्रोप्रिएट भी मतलब मुनासिब, क्योंकि उस चीज से जुड़ा हुआ रहे, मतलब ताल्लुक रखने वाला। जैसे अप्रोप्रिएट रीजन, अप्रोप्रिएट मतलब क्या लगाना होता है, मैच द कॉलम, अप्रोप्रिएट आंसर। तो ताल्लुक रखने वाला, रिलेटेड आंसर देना। प्लेजेंट मतलब खुशगवार, तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब अच्छा आंसर लिखने में। और पोल्ट्री मतलब क्या था? मामूली। मामूली। तो मामूली उसका अपोजिट नहीं आ रहा, इसका मुताल्लिक है सही। तो वो आ जाएगा फिर एक्सट्रेनियस। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन, एक वर्ड देना है आपको इस दिए हुए को। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ मतलब अपनी बीवी के उंगलियों पे नाचने वाला, ऐसा तो नहीं है। मामूली। ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ मतलब हुक्म पर नाचने वाला, ऐसा हो सकता है फिर ट्यून्स पर। तो ये क्या है कि स्लेव, स्लेव मतलब क्या होता है? ये मतलब गुलाम होता है। आई एम नॉट योर स्लेव, इस तरह से। तो स्लेव मतलब गुलाम, इस slave, तरह। और उसके अलावा अ, चंद का ये देखते हैं। चंद, shun, चंद का मतलब देखना रहेगा। ये जापानीज खतरनाक लोगों के नाम आ रहे हैं मूवी कैरेक्टर वाले का मीनिंग इन इंग्लिश। ठीकरी, ठीकरी। गेहूं या आटा, ठीकरी मतलब बुकनी। स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वो घर का आटा है? प्राइवेट। मतलब अमैन वो डांसेस हो तो क्या उसका हस्बैंड आटा है? या एफिमिनेट, एफिमिनेट। असरंगेज, effeminate, अफेमिनेट ऐसा पढ़ना है इसको, अफेमिनेट। जनाना किस्म का आदमी है क्या? अंदाज रखने वाला, मर्दाना खुशी से आ रही। गुलाबी जैसा जोड़ी का गुलाबी। अफेमिनेट, हाँ। हेन पेक्ड, हेन पेक्ड मतलब हेन पेक्ड, पत्नी का अपने अगले वाली पत्नी जोड़ी का गुलाम। जोरों का बोला है। वही फिर वही फोड़ औरत के का मर्द खुसूसन अपने शौहर को चार को संभालना। सताना, बीवी का नौकर, हाँ वही हेन पेक्ड। और फिर फोड़ के लौटती है हाँ, फोर्थ वाला। हाँ, क्योंकि गुलाम नहीं, क्योंकि बीवी ने उसको खरीद के गुलामी में कोड़े नहीं मार रही बस वो taunting- डांस मैन। हाँ, ये अलग बात है कि टॉन्टिंग से कोड़े मार सकती है, लेकिन जो है तो गुलामों की तरह कोड़े नहीं मारेंगे कि उसको टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है वगैरह। तो इनफेक्ट, तो देखते 20 का। तो राइट, बिल्कुल सही, इनफेक्ट। इस तरह से हेन मतलब मुर्गी होता है, उससे याद रख लेना। इनफेक्ट, पकड़ के कैसे याद रखेगा? हाँ, पेक करके रख दिया। चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। तो अंडरलाइन जो वर्ड है तो उसका आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन
जो करेक्ट बैठेगा उसका आंसर आपको देना है। तो अब क्या है, मिसेस चैत्राली क्रेव ब्लैक लेडी रोज इन हर गार्डन, कि मिसेस चैत्राली ने क्या किया, उगाया एक ब्लैक लेडी रोज उसके गार्डन में। हाँ, तो अब इसको बनाना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा दो। व्हाट मिसेस चैत्राली ग्रेव इन हर गार्डन, क्या उगाया था। व्हाट वर मिसेस चैत्राली ग्रो इन हर गार्डन, व्हाट वर, वॉज और वर्ड जैसे आता है, तो क्या उगाई थी। व्हाट डिड मिसेस चैत्राली ग्रो, तो अब ये ग्रो आ रहा है डिड के साथ, तो ग्रेव आना चाहिए या तो। व्हाट वॉज मिसेस चैत्राली ग्रो इन हर गार्डन, तो ये भी वॉस और डिड के साथ ग्रेव नहीं आया, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है। एक में ग्रेव है और वर में ग्रो, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि कभी कभार उसके जो सीरीज होती है उसके हिसाब से वो अलग आता है। तो इसका है थर्ड वाला, व्हाट डिड, क्या किया था मिसेस चैताली ग्रो इन हर गार्डन, क्या उगाया था। जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब खाना खाया क्या, आपने ऐसा कोई पूछता है, या आपने कर लिया क्या मुकम्मल काम, तो सामने वाला कहता है कि आई डिड, हाँ मैंने कर लिया कार्य। तो व्हाट डिड, हर बार ऐसा नहीं होता कि पुराने जमाने की बात हो, तो क्या उगाया था। व्हाट डिड मिसेस चैत्राली ग्रो, तो ग्रो मतलब अभी की बात में वो आ जाएगा, मतलब कंपैरिजन। ग्रो इन हर गार्डन, क्या उगाया था। व्हाट वॉज मतलब व्हाट वॉज ग्रोइंग आ सकता था, और वर आता था, तो वॉज और वर जैसे कि फर्क है, यानी आई यू वी दे के साथ में क्या आएगा, वॉज, दे वर, मतलब प्लूरल के साथ में वर आएगा और सिंगुलर के साथ में वॉज आएगा, ही वॉज, शी वॉज, दे वर, ऐसे कुछ जो उसके ग्रामर है उसके हिसाब से। तो वॉज और वर का ये फर्क था, लेकिन ग्रोइंग नहीं आया वहां पर। और डिड था, और पहले में क्या था, व्हाट मिसेस चैत्राली ग्रेव, क्या उगाती थी, ऐसे बन जा रहे हैं हमेशा की बात, डिड ना लगाया जाए अगर तो पहले में, तो उस वजह से थर्ड आ रहा है कि व्हाट डिड, अभी अभी हाल ही में या फिर जो भी है, तो क्या उगाया। अब यहाँ पर क्या था, मिसेस चैत्राली ग्रेव, उसने उगाया, तो इसको डब्ल्यू एच जब लगा दिया जाए, क्या हुआ है? तो डब्ल्यू एच लगाने के बाद में डिड आ जाता है, जैसे हमने कल देखा था कि डब्ल्यू एच के साथ, जैसे कि डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, तो व्हाट के साथ डू आए डायरेक्टली, तो वैसे में व्हाट के साथ सपोर्टिंग में व्हाट डिड आ जाना जरूरी है, ऐसा ग्रामर के साथ डिड, तो उसको ही दिमाग में रखना है कि उसके साथ कुछ ना कुछ लगाइए, है तो है, या फिर डिड इज, ऐसे चीजें उसमें लगाना है, व्हाट डिड, और वो पहले आएगा। कल के आंसर के मैं थोड़ा उसको बाद में बताया जा रहा था, वो वाला गलत था, इसके अंदर जो है तो सही है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन, इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव लीजिए। एन इंसेक्ट विच हैज मेनी लेग्स, कि एक ऐसा कीड़ा जिसको ज्यादा पैर हो, उसको क्या कहते हैं। वर्टरनेट, सेंटीपेड, मैमल, हर्बीवोर्स, तो मैमल मतलब दूध देने वाले जानवर हो गए, हर्बीवोर्स तो हो गए, तो हर्बीवोर्स ये हर्ब खाने वाले, यानी कि घास खाने वाले। और सेंटीपेड, तो ये तो मतलब बैल गाय वगैरह ये आ जाएंगे मैमल की कैटेगरी, इसमें इंसेक्ट में तो नहीं है। सेंटीपेड या वर्टेनेट, इसमें से क्या, तो सेंटीपेड किसको कहते हैं हम देखते हैं। तो ये सेंटीपेड ये क्या है, नहीं, ये तो वो में दो सारे तो इंसेक्ट्स की कैटेगरी है ना मगर। सारे और दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेट। वर्टरनेट, जब तो स्थान पर पक्षी पक्षी, ऑल पेट एनिमल्स आर वर्टिब्रेट। वर्टरनेट या वर्टिब्रेट उसको दूसरा नाम आता है, कि वर्टिब्रेट्स, कि जितने जानवरों को हम पालते हैं तो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इंटरेस्ट है समझने। और उसके अलावा इसमें और वर्टिब्रेट की, वर्टिब्रेट एक अलग हो गया,
चीज। और ये जो हम देख रहे थे वर्टरनेट, तो वर्टरनेट एक अलग हो गया। Moving animals. नहीं, इंसेक्ट। तो वर्टरनेट का नाम ही नहीं आ रहा ज्यादातर, तो शायद वो नहीं होगा। Second होगा सर, second. तो सेंटीपेड कंफ्यूज करने दिया हुआ है, तो Second. सेकंड है सेंटीपेड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बोलिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है। पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, डिड आता है समझो। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर आता है। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। तो क्या यहाँ पर हैड बीन तो किसी में भी नहीं है। Yes. लेकिन देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सर he had been third. कहाँ पर है, थर्ड में। He had been writing. हाँ यहाँ पर है हैड बीन राइटिंग। और ये हैड, ये परफेक्ट है, तो क्या ये सही निकल गया थर्ड। देखते हैं, तो थर्ड बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब टेंसेस जब आपको याद हो जाए ना तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और सिंपल का देखते हैं, सिंपल में क्या आता है, Has been. डिड आता है, डू और डिड। नहीं, डिड नहीं आता। सिंपल प्रेजेंट जब आएगा तो डू आएगा, डू और डस। आई वी यू दे के साथ डू, और ही शीट के साथ डस। और प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में डिड, सबके साथ डिड। और फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा, विल आएगा क्या, विल। विल और शेल, तो लेकिन शेल का इस्तेमाल अब खत्म हो गया, तो विल आता है ज्यादा। उसके बाद में अब कंटिन्यूअस जो है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा एम, इज और आर। आई के साथ एम, यू वी दे के साथ में आर, और ही शीट के साथ में इज। और उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज वेर, वॉज वेर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ आएगा विल बी लगेगा, विल बी शेल बी, इस तरह। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में लगेगा हैव और हैज। आई हैव, दे हैव, हैज सिंगुलर के साथ। और जो है तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में हैड लगेंगे सबके साथ। और उसके बाद में फ्यूचर जो रहेगा परफेक्ट, उसके साथ क्या लगेगा, विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ विल हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैड बीन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में हैव बीन और हैज बीन, तो Present. बीन लग Has जाएगा। been. हाँ, तो कंटिन्यूअस के साथ Past बीन, में had been. राइट। तो अब करेक्ट ऑप्शन देखना है, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस को इसमें से करेक्ट देखना है इसमें से। संजय विल हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, संजय विल हैव कंप्लीटेड, Related. यस और नो। विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, तो ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में आ जाए। तो पहला क्या है कि विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, हैव संजय कंप्लीटेड हिज जर्नी, हैव संजय विल कंप्लीट हिज जर्नी, क्या करेगा, विल हैव संजय कंप्लीटेड हिज जर्नी। First is service. Sanjay had completed. First इसमें काम कर रहा है. First is तो देखते हैं इसका 24। तो फर्स्ट सही जवाब है कि विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, क्या करेगा पहले पूछा है। हैव मतलब कंप्लीट कर चुका दोनों में। विल हैव संजय ये बराबर नहीं बैठा, तो विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी। अब देखिए डब्ल्यू एच नहीं आया तो हैव यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर व्हाट आ गया तो उसका रूल ये बताता है कि विल हैव, मतलब व्हाट हैव संजय विल, ऐसा ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे अगर डब्ल्यू एच लग जाएगा। और नहीं लगेगा तो हैव यहाँ रहेगा, विल संजय हैव। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करने फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। ओ माई लव्स लाइक द मेलोडियस, अब स्पीड में बोल सकते हैं आप, कल पढ़े थे फिगर ऑफ स्पीच। नायश ही आपको stop. एपस्ट्रॉफी आए नहीं जिसमें ओ का जिक्र आता है, तो उससे समझ सकते हैं कि वो नहीं रहेगा। अब पन मतलब क्या होता है कि जोक के टाइप में आता है। ओ माई लव्स लाइक द मेलोडीज, तो लाइक आया
लाइक तो लाइक और एज किस में आता है? सिमिले में आता हाँ बराबर लाइक है इस तरह। और मेटाफर में क्या आता है? तो इसको स्टार तशबीह देती तशबीह तो ये हो गई सिमिली। नहीं ना मेटाना में मेटाफर मतलब और एक पर्सोनिफिकेशन मतलब जिसमें वेल डन मतलब बेजान चीज को मेटाफर इस्तेआर इंसान की खुशियात दिया जाए। डायरेक्ट बोल देना इस्तेआर इस्तेआर है मेटाफर, डायरेक्ट क्या बोलना, कोई चीज को डायरेक्ट डायरेक्ट हमने बोल। इसमें लाइक बताया मतलब सिमिली से फिर से आया नहीं मतलब। आई क्या बताया बताओ और पन तो जोक में आता है। नहीं सर वो क्या बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे कि डॉक्टर है ऑपरेशन करता है और कॉकरोच देखकर डर गया, बराबर ऐसा तो हैरा थोड़ी तुम सही डॉक्टर है या नहीं। सही तो ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी, तो सिमिली हो सकता है क्या? तो देखते हैं 25 का। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब। 5 क्वेश्चंस रह गए तो बिल्कुल याद होना चाहिए सारे। उसके बाद अब है पैसेज। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे अच्छा आसान, बिना दिमाग ज्यादा लगाएगा, इसको पहले समझ लेना रहता है। तो अब देखिए इसको समझते हैं। द विलेजेस has customarily been very conservative in his attitude. The villager has customarily been conservative. कि विलेजर जो होते हैं देहाती लोग कस्टमरली बहुत कंजर्वेटिव होते हैं उनके एटीट्यूड और अप्रोच में। उसके बाद क्या है कि ही इज reluctant to change his traditional way of thinking and doing things. His attitude in many respects is homemade is best. For instance, most cattle farmers in the villages prefer to feed their cows and buffaloes with a home mix comprising of local oil cakes like mustard or cottonseed, pulses, jaggery, salts, etc. It takes numerous visits, hard convincing daily trials and experiments to convince rural cattle farmers that compound feeds scientifically formulated improve yield of milk without any incremental cost. The old age values and attitudes towards caste, creed, woman, time, and money take time to change. The villagers has traditionally been a believer in philosophy of karma of fate. He has found it more convenient to blame his economic destitution, poor living conditions, and straightened social status on bhagya, karma, or fate. The security that the villagers find in status quo acts as incentive to change and experiment. In short run, many of these antiquated attitudes, value system, and outlook are changing due to improved levels of awareness and education. However, the rate of change is sluggish. Attitudes that have fossiled over the centuries do take time to change. तो पढ़ लेना है, जो समझ में आया दिमाग में तो समझ गया। और इसको देख के लगता है कि इतना हार्ड है कि एक लाइन भी नहीं समझी होंगी उर्दू मीडियम के हिसाब से। तो पहला क्या है कि व्हाट डज द फ्रेज होममेड इज बेस्ट इम्प्लाई? होममेड का बेस्ट इम्प्लाई क्या करता है? पीपल शुड गो इन फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज होममेड। स्वदेशी में जाना चाहिए स्वदेश में क्योंकि होममेड होते हैं। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड। द बेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। whatever is being practiced is better than what is new. When will you call a person conservative in his attitude and approach? When he would like to try out every new idea before accepting it. When he sticks to old ways of thinking and doing. When he solves his problems through tried out method. When he imputes motives to change agents. खतरनाक क्वेश्चन से सारे। पहले का मतलब क्या है कि फ्रेश होममेड का बेस इम्प्लाई क्या करता है? तो क्या करता है बताइए। तो 26 से देखते हैं वो इम्प्लाई करता है फोर्थ, वॉट एवर इज बीइंग प्रैक्टिस इज बेटर देन व्हाट इज न्यू। जो भी प्रैक्टिस की जाती है वो अच्छी होती है जो कि नए से ज्यादा। शुड नॉट बी डिस्कार्डेड ये वाला नहीं है, नॉट गुड ये वाला नहीं है, स्वदेश में जाकर रहो ऐसा भी नहीं है।
व्हेन विल यू कॉल अ पर्सन कंजर्वेटिव, कब आप कंजर्वेटिव कह सकते हैं एक पर्सन को उसके एटीट्यूड और अप्रोच में? तो देखते हैं उसका है सेकंड। सेकंड है कि व्हेन ही स्टिक्स टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, पुराने रिवायती तरीके से जो काम कर रहा है। वुड लाइक टू ट्राई आउट एवरी न्यू आइडिया बिफोर एक्सेप्टिंग इट, के बिना एक्सेप्ट करे के ट्राई कर रहा है न्यू आइडिया, नहीं सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम थ्रू ट्राइड आउट मेथड, अलग अलग तरह से करके जांच रहा है, या इम्प्यूट्स मोटिव्स टू चेंज एजेंट्स, ये नहीं। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस एवरेज इंडियन विलेजर्स अबाउट द सुपेरियरिटी ऑफ अ न्यू कैटल फीड, कि कौन सा बेस्ट मेथड है कन्विंस करने एवरेज इंडियन विलेजर्स को अबाउट द सुपेरियरिटी ऑफ न्यू कैटल फीड के लिए? कैटल फीड किसको कहते हैं? कैटल किसको कहते हैं? कैटल फीड। मीनिंग, कैटल फीड बैलेंस सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो हेल्प करता है कैटल को ग्रो करने बॉडीज में, प्रोड्यूस मिल्क, मतलब गाय के लिए कैटल फीड, इस तरह से। अरे सर, तो क्या है इसमें कैटल फीड? कहाँ पर था, कौन सा चल रहा है सवाल? 28 का। होम विजिट डिस्कशन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि बेस्ट मेथड कन्विंस करना एवरेज इंडियन विलेजर को सुपेरिटी न्यू कैटल फीड के लिए, मतलब गाय को खाना खिलाने के लिए क्या करना, होम विजिट डिस्कशन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड लिटरेचर। तो हम देखते हैं इसका थर्ड है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन है फील्ड, जैसा फील्ड विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस वगैरह में, तो वैसा होम विजिट तो नहीं, डिस्कशन। ये लोगों का होम विजिट घर में क्या खाते हुए दिखेगा फ्रिज खोल के, डिस्कशन मतलब चर्चा बस। कोई कहेगा मेरी गाय ने एक मरतबा मतलब बिल्ली को खा लिया था, तो वो मतलब ये बातों से ज्यादा है कि फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, कि डायरेक्ट फील्ड पे जाके देखो गाय क्या अच्छा खा रही है, क्या पसंद है उसको, डायरेक्टली डायरेक्ट। लिटरेचर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजुअल रीजन ऑफर्ड बाय एन एवरेज इंडियन विलेजर फॉर हिज पॉवर्टी, कि इसमें से कौन सा विजुअल यूजुअल रीजन नहीं है एवरेज इंडियन विलेजर को पॉवर्टी के लिए, मतलब गुर्बत से ना होने के लिए? तो result of some of its his bad deeds committed in this or the previous birth, is it God's will, क्या मतलब खुदा की इच्छा है, या फिर it is because of resistance to new ideas, या it is his क्या है destiny, क्या होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है कि कौन सा नहीं है, नॉट द यूजुअल रीजन, आम रीजन नहीं है ऑफर करना एवरेज इंडियन विलेजर को उसके गुर्बत का। तो क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ हिज बैड डीड्स कमिटेड इन दिस और प्रीवियस बर्थ। क्या नहीं है, तो मतलब उसके जैसा कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ बाबाओं के ऐसे फिल्म्स भी है बहुत सारे कि तुमको जो है तो 56 भोग, कुछ तो भी ऐसा था वो, 56 या 24 ऐसा कुछ तो भी था कि 88 ऐसा कुछ आंकड़ा था जिसमें 56 योनि भोग करना पड़ेगा, कभी तुम गाय बनोगे, कभी गंदी नाली कीड़ा, कभी कुछ, और वो भोगते रहोगे, बोले तुम्हारे अतराफ में जो कुत्ते गलियों में कुत्ते नहीं है, ये वो लोग हैं जो कर्म भुगतने आए हैं, और उसके बाद तुमको इंसान बनना है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे रीजन या मनगढ़ंत बातें बनाई है मार्केट में। तो वो चीज का एक उदाहरण है कि उसके बैड डीड्स के हिसाब से प्रीवियस बर्थ में, पिछला जन्म का कोई वास्तविक से कोई ताल्लुक नहीं होता, सच्चाई नहीं है वो। इट्स गॉड्स विल, और गॉड्स विल होना क्या है, कि खुदा की मर्जी होना, ये चीज है, हक है कोई भी चीज में, जैसे कि जिसको कहते हैं इंशाल्लाह, कि अगर अल्लाह चाहे तो गॉड्स विल होना ये एक हकीकत वाली बात है। बिकॉज ऑफ इस रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, रेजिस्टेंस होना मतलब क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंट होता है कि टिका रहना, रेजिस्टेंट एक हिसाब से तो
जैसे कि देखिए, किसी बात का अनुच्छता घटना से रोके रखने के लिए, मतलब टिका रहना है, जैसे कि रेजिस्टेंस उसकी, तो टिका रहना नए आइडियाज का। तो ये वास्तविकता है और सच्चाई है। और इट इज हिज डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या आता है? डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? थिंग दैट हैपन टू यू इन योर लाइफ, स्पेशली थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। ये कुछ चीज होता है डेस्टिनी। शी फेल्ट दैट इट वाज हर डेस्टिनी टू बी अ ग्रेट सिंगर। कि एक पावर दैट पीपल बिलीव कंट्रोल देयर लाइफ्स। नियंत्रण करने की शक्ति, भाग्य, किस्मत, जिसको किस्मत कह सकते हैं। और उसको लगता है कि उसको, उसकी ये किस्मत है कि बड़ी सिंगर बन गई। ऐसा तो डेस्टिनी मतलब दो चीज होते हैं देखिए। एक क्या होता है कि डेंसिटी। डेंसिटी में क्या आता है? डेंसिटी मतलब रिलेशन टू एरिया, वेट ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज का हजम, डेंसिटी, हजम वगैरह, ये डेंसिटी, वो हजम अलग था। और ये वाला क्या है? डेस्टिनी। और उसके अलावा क्या होता है? एक एसएसटी में आता है डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब आता है खानदान। खानदान, जैसे परिवार। परिवार, खानदान। तो मतलब अरब डायनेस्टी या फिर किंग डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के अंदर, तो वो डायनेस्टी वो अलग होता है। और उसके अलावा क्या होता है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन एक मंजिल होती है जहां पर आप जा रहे हैं। तो ये चीजों को याद रखना है, डेस्टिनी। तो अब डेस्टिनी में जो है, तो ये हो गया। अब तो हिसाब से ये हो गया। अब 30 लास्ट वाला क्वेश्चन। व्हाई डज अ विलेजर फील सिक्योर इन मेंटेनिंग स्टेटस को? तो स्टेटस को के हिसाब से मेंटेन करने में विलेजर फील सिक्योर क्यों करता है? बिकॉज चेंज इज सेल्डम फॉर द बेटर। चेंज सेल्डम होता है बेटर के लिए, अच्छे के लिए। बिकॉज वट एवर इज नोन शुड बी द बेस्ट। जो भी वो जानता है वो अच्छा होता है। बिकॉज ऑफ इमेजिन द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्राइंग अ न्यू अप्रोच। बिकॉज टू मेनी पीपल गो विदाउट एडवाइजिंग। बहुत सारे लोग चले आते हैं बिना एडवाइस दिए उसे। तो क्या होगा इसका? उसका सेकंड, बिकॉज वॉट एवर इज नोन शुड बी द बेस्ट। कि जो कुछ भी पता है वो अच्छा होगा। सेल्डम। तो इसका है सेकंड, मतलब ऐसे कि वॉट एवर इज नॉन शुड बी बेस्ट। और सेल्डम का मतलब क्या होता है? कि फ्यू इंस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं शाज़ और नादिर ही, मुश्किल से मिले। वॉट एवर नॉन शुड बी द बेस्ट, जो भी आपके पास है, मतलब जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ये जो कुछ भी उसमें खुश रहो, उसका ये मतलब है। इमेजिन रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, नया अप्रोच करना है, तो कुछ करो मत, हाथ पे हाथ रख के बैठो, गाड़ी भी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये नहीं रहना। बिकॉज टू मेनी पीपल गो विदाउट एडवाइजिंग, बिना एडवाइस के जाओ, तो सेकंड सही जवाब। तो ये खत्म हो गया यहाँ पर इंग्लिश का